रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम या फिर असेसमेंट ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम, भारतीय न्यायपालिका का मूल्यांकन या भारतीय न्यायपालिका की क्या भूमिका है, संविधान किस तरह की न्याय प्रणाली का गठन किया गया है वो हमने कर लिया है, कि निम्न सत्र से लेके उच्च सत्र तक की एक चेन सिस्टम के अंतर्गत जिस न्यायपालिका का प्रावधान संविधान के तहत भारत में किया गया है वो न्यायपालिका क्या कार्य करती है, या उस न्यायपालिका का अगर हम मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन करें तो न्यायपालिका क्या स्वरूप दिखाई देता है हमें, न्यायपालिका की, न्यायपालिका का औचित्य भारत में क्या है। तो सबसे पहले भारतीय न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है। रक्षक का मतलब है संविधान के प्रावधान में या संविधान की अवधारणा में ही न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के अंतर्गत। और ये न्यायिक पुनर्निरीक्षण ही शक्ति ये दर्शाती है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो संविधान की रक्षक है। वो किस तरह से हमने न्यायिक पुनर्निरीक्षण किया था कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कार्यपालिका और विधानसभा पर कंट्रोल रखते हैं कि वो किसी ऐसे कानून का निर्माण ना करें जो संविधान की किसी भी एक्ट का, संविधान की किसी भी विचारधारा को अवैध घोषित कर रहे हो। अगर किसी ऐसे कानून का निर्माण किया भी जाता है तो न्यायपालिका उन्हें उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, चाहे वो कानून इम्प्लीमेंट ही क्यों ना हो गया है। इम्प्लीमेंटेशन के भी कुछ टाइम बाद या काफी टाइम बाद भी उस कानून को खत्म किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा। साथ ही साथ न्यायपालिका नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की भी संरक्षक है, राज्य के भी और सरकार के भी अगेंस्ट प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों को अगर चुनौती दी जाती है, किसी भी प्रकार की पाबंदी लगाई जाती है इन मौलिक अधिकारों को लेके, तो न्यायालय की शरण ली जा सकती है प्रत्येक नागरिक के द्वारा। तो ये चीजें दर्शाती है हमारी जो न्यायपालिका है वो हमारे संविधान की संरक्षक है, कि संविधान ने जो चीजें देश के नागरिकों को या जो कानून प्रावधान का जो ढांचा निर्धारित किया है, न्यायपालिका उन्हीं के अंतर्गत काम करने की पाबंदियां लागू करती है। फिर आता है संविधान के अंतिम व्याख्याता। अंतिम व्याख्याता का मतलब है चाहे हमारी विधान पालिका है चाहे हमारी कार्यपालिका है, जब कानूनों का निर्माण करती है तो किसी भी कानून के निर्माण के समय ये अवधारणा आती है कि ये संविधान के किस पहलू के अंतर्गत है या संविधान के किस अनुच्छेद में क्या चीज वर्णित की गई है, उसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन या संविधान की व्याख्या करने का काम भी न्यायपालिका करती है। और इस कार्य में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि है, कि बहुत बार कुछ ऐसे मुकदमे आए हैं सर्वोच्च न्यायालय के सामने जिन पर किसी कानून का निर्माण ही नहीं किया गया था या ये स्पष्ट नहीं था ये संविधान के किस धारा के अंतर्गत है। तो न्यायपालिका ने निर्णय के द्वारा उन धाराओं, नई धाराओं के निर्माण में भी या किसी पुरानी धारा को संशोधित करने में भी अहम भूमिका निभाई है। ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि मंत्री शब्द का प्रयोग संविधान के दोनों अनुच्छेदों में 164 में मंत्री शब्द का जो प्रयोग किया गया था उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को समाहित किया गया है, कि एक ही बार मंत्री शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उसी मंत्री का या मंत्रियों के नेता नेतृत्व की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर आता है संविधान के विस्तार के संबंध में। संविधान के विस्तार का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अंतिम व्याख्याता माना जाता है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के दिए गए निर्णय संवैधानिक व्याख्या से परिभाषित होते हैं और इनके द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर भी कई बार कानूनों का निर्माण होता है। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित अगर मुद्दे होते हैं तब भी सर्वोच्च न्यायालय में लेके जाए जा सकते हैं।
कई बार लोकसभा के विघटन को लेकर मुद्दा, या प्रधानमंत्री के अगेंस्ट या राष्ट्रपति के अगेंस्ट महाभियोग लगाना है, ये अवधारणा भी हम सर्वोच्च न्यायालय में लेके जा सकते हैं। तो संविधान का विस्तार, कि संविधान ने एक लिमिटेड से कुछ आर्टिकल्स परिभाषित किए थे, उस प्रत्येक आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या चीजें निहित है, गूढ़ अर्थ और उनकी एक्सप्लेनेशन पूरी न्यायपालिका के माध्यम से उसके द्वारा दिए गए विभिन्न मुद्दों से संबंधित निर्णयों से हमें पता चलती है। फिर है मौलिक अधिकारों का रक्षक, ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। राज्यों में जो उच्च न्यायालय है और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक नियुक्त किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान है, और 226 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को, कि वो किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं अगर वो मौलिक अधिकारों की अवहेलना कर रहे होते हैं। उसके बाद न्यायपालिका की भूमिका आती है परामर्शदात्री न्यायालय के रूप में। परामर्शदात्री मतलब एज ए एडवाइजरी कोर्ट के रूप में भी न्यायपालिका हमारे काम करती है। जब राष्ट्रपति को किसी भी समस्या से संबंधित परामर्श की आवश्यकता होती है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, और ऐसा अब तक 12 बार हो चुका है। यहाँ 11 मेंशन है, इसमें 12वीं बार कृषि कानून को लेकर अवधारणा निहित थी। और इसी तरह राज्यों में राज्यपाल को किसी भी निर्णय पर या किसी भी कानून को सहमति देने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है, तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। इस अवधारणा में मुख्य न्यायाधीश परामर्श देता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश इंडिपेंडेंटली परामर्श नहीं देता, वो परामर्श देने से पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह मशवरा लेता है, परामर्श लेता है, पूरी कमेटी के निर्णय को माना जाता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी कानून को अनुमति देने से पूर्व अगर सहमति की जरूरत होती है, परामर्श की जरूरत होती है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से ही लेता है। और इसमें एक चीज मेंशन है कि संविधान ने राज्यों को, उच्च न्यायालयों को किसी भी प्रकार की परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है कि मैडम आप तो कह रहे हो कि राज्यपाल परामर्श ले सकता है। संविधान के अंतर्गत ये प्रावधान नहीं है, ये राष्ट्रपति की संविवेक की या अन्य शक्तियों में राज्यपाल की निहित है, संविधान ने वर्णित नहीं किया है। जबकि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं या सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के अंतर्गत ये संविधान में ही वर्णित है कि वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं। उच्च न्यायालय की अवधारणा में संविधान के अंतर्गत ऐसा कोई वर्णन नहीं है। अनऑफिशियली तरीके से अगर परामर्श की आवश्यकता है तो वो ग्रहण की जा सकती है। और बहुत सारे मुद्दे हुए ऐसे, जैसे राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी 1993 में कि वहां पे राम मंदिर बनाने के लिए वो भूमि दी गई थी। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर भी राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लिया था। फिर है सार्वजनिक हितों संबंधी मुकदमेबाजी। सार्वजनिक हित की सार्वजनिक मुद्दे जो सभी व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, उनसे संबंधित जो मुकदमा दायर किया जाता है, तो वो मुकदमे भी PIL जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो उसकी कार्यवाही बड़ी सरल है, और उससे प्रभावित व्यक्ति जिसको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, उसके बिहाफ पे कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक हित का मुद्दा है तो न्यायालय की शरण में जा सकता है। सार्वजनिक हित का कोई भी मुकदमे के लिए ना वकील की या फिर किसी प्रोसीजर, कानूनी कार्यवाही की जरूरत नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को डाक के द्वारा पत्र भेजकर भी मुकदमे से अवगत कराया जा सकता है, और उसी आधार पर, जो डाक के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है, उसी आधार पर मुख्य न्यायाधीश उस मुकदमे पर कार्यवाही करने की आदेश पारित कर सकता है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, स्वतः न्यायपालिका कार्यवाही नहीं कर सकती। स्वतः का मतलब है कि उस न्यायपालिका या चीफ जस्टिस को पता है ये सार्वजनिक हित का मुद्दा है, लेकिन वो खुद वो मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। उन्हें किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से, चाहे डाक के माध्यम से, किसी व्यक्ति संस्था के माध्यम से, किसी भी तरीके से वो एप्लीकेशन या अपील आनी अनिवार्य है, तभी वो कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि कई समाज सुधार के आंदोलनों को लेके कार्यस्थल पर औरतों की
सेफ्टी को लेके भी, और बहुत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इसी आधार पर सोल्व भी हुए हैं। और इसीलिए न्यायपालिका की लोकप्रियता का भी सबसे अहम मुद्दा सार्वजनिक हितों से संबंधित मुकदमेबाजी से ही संबंधित है, कि न्यायपालिका या न्याय प्राप्त करना सभी व्यक्तियों के लिए इतना सरल हो गया है। फिर आती है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन। तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन क्या है, कि न्यायपालिका सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के तहत न्यायपालिका ने कई बार ऐसे डिसीजंस दिए हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, श्रमिक स्त्रियों या बच्चों की स्थिति को लेके, और ये ज्यादातर वही मुकदमे हैं जो पीआईएल के माध्यम से न्यायपालिका में दर्ज हुए थे, कि सभी निम्न वर्ग के या फिर बच्चों को या फिर महिलाओं को कुछ विशेष अधिकारों या विशेष सुविधाओं की जरूरत है, जिससे कि महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार मिला, उनको अपनी क्रिटिकल सिचुएशंस में कुछ विश्राम की अवस्था या भत्ते की, पदोन्नति का समान अवसर, ये सारी अवधारणाएं मिली, जिससे भारतीय समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, कि अब उनको हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता। या फिर हम रिजर्वेशन पॉलिसी आरक्षण का बात करें, तो आरक्षण भी न्यायपालिका की पहल पर ही प्रदान किया गया था, कि आरक्षण हमारी विधान पालिका ने, कार्यपालिका की पहल पे विधान पालिका की एक समिति गठित की गई थी, उसने आरक्षण का मुद्दा रखा था, लेकिन आरक्षण को कई बार न्यायपालिका में चुनौती दी गई, मुकदमे दायर हुए, और उन मुकदमों के निर्णयों के आधार पर ही आर्थिक या सामाजिक सत्र पर आरक्षण प्रदान किया गया। और इसी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कुछ टॉपिक्स दिए हैं यहाँ पे, जैसे जमींदारी प्रथा की समाप्ति। जमींदारी प्रथा क्या थी, जब भारत आजाद हुआ था तो जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों के जो जमींदार, नवाब, राजा जो थे, उन्होंने एक सहमति पे वो शामिल हुए थे कि हम भारत में शामिल होंगे, कि उन्हें एक तो भूमि का उचित मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको पेंशन का भी एक प्रावधान था, जिसको प्रीवी काउंसिल बोला गया था, कि प्रीवी काउंसिल का प्रावधान किया गया था, कि उनको एक तो आजीवन पेंशन भत्ता मिलेगा, उनके बाद उनके बच्चों को मिलेगा, और एक उन्हें जमींदारी प्रथा, उनकी जमीन अगर सरकार लेगी तो उस जमीन के बदले उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन संविधान में संशोधन करके इस भूमि संबंधी मुद्दे को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, और 9वीं अनुसूची में जो विषय डाल दिया जाता है उसको संशोधित नहीं किया जा सकता, कि उस पे विधान पालिका, कार्यपालिका कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती फिर संशोधित करने का। तो इसी पहल के लिए इन भूमि सुधार या जमींदारी प्रथा को समाप्त करने से संबंधित कार्यवाही की न्यायपालिका ने अपनी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया, और ये देखा कि विधान पालिका, कार्यपालिका ने जो कानून बना के भूमि संबंधी विषयों को 9वीं अनुसूची में डाला है, ये ठीक नहीं है। इसके तहत जो ये जमींदारी प्रथा डाली गई है, जमींदारों को जो मुआवजे की, पेंशन की बात दी गई है, ये उचित नहीं है, और उसी न्याय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पे जमींदारी प्रथा या इनका उचित मुआवजे को बैन किया गया था, और आगे जाके प्रीवी काउंसिल का अधिनियम भी पारित हुआ था, जिसके तहत इनकी पेंशन भी खत्म की गई थी। फिर श्रमिकों के हित की रक्षा, कि सर्वोच्च न्यायालय में एक पीआईएल दायर हुई थी, जिस पीआईएल के तहत ये था कि राज्य अपने श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन देगा, और इसी के तहत मनरेगा योजना का जो प्रावधान था, या फिर दूसरी ऐसी योजनाएं हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के एक मुकदमे की सुनवाई के आधार पर ही थी, कि राज्य अपने काम करने वाले नागरिकों को रोजगार प्रदान करेगा, जिससे उनका जीवन स्तर उठ सके, ऊंचा उठ सके। इसके तहत बाल मजदूरी का भी अधिनियम पारित हुआ था, कि 14 वर्ष तक के कम बच्चे किसी भी मिल, फैक्ट्री में नौकरी नहीं कर सकते, किसी को कम मजदूरी नहीं दी जाएगी। राज्य के द्वारा अधिनियम पारित करके मजदूरी के भी प्रावधान या क्राइटेरिया निर्धारित किए गए। फिर स्त्रियों के हितों की रक्षा से संबंधित एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था, जिसके तहत कहा गया था कि अगर शादी के समय या शादी से पूर्व रिश्तेदारों द्वारा जो भी स्त्री को धन संपत्ति जो भी दी जाती है, वो उन हस्बैंड वाइफ दोनों की संयुक्त संपत्ति नहीं है, वो सिर्फ उस औरत की संपत्ति है। इसी तरह से साहबानो नाम का एक मुकदमा आया था, जिसके तहत मुस्लिम औरतों को भी अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने
दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसीजन या के मुद्दे पर फिर विधान पालिका ने कानून बना के दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कानूनों का निर्माण किया था। नेक्स्ट ऐसे ही सामाजिक आर्थिक सुधार कानूनों में आता है कर्मचारियों के हितों की रक्षा। कर्मचारी जो राज्य या केंद्रीय सरकार के तहत किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में काम करते हैं, तो कर्मचारियों को अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। काम के घंटे निर्धारित होंगे 8 घंटे। अगर उसे हर साल महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा, जो 1 से अधिक बार भी साल में प्रदान किया जा सकता है। प्रोविडेंट फंड की सुविधा, जो जब रिटायरमेंट होते हैं जो पैसा मिलता है उसकी। तो कर्मचारियों के हितों के लिए भी कुछ सुविधाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही विधान पालिका द्वारा कानून बनाया गया था। फिर उसमें है अनुसूचित जातियों जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए। तो राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार ने जो इन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का या फिर शैक्षणिक संस्थाओं या दूसरी संस्थाओं में जो प्रावधान बनाया है, इनको आरक्षण देने का या फिर कोई भी सुविधाएं विशेष रियायतें देने का बनाया है, वो न्यायालय के समक्ष मुद्दे के निर्णय के आधार पर ही बना था। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया था कि बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन सी होंगी, जो बीसीए बीसीबी की जो अवधारणा है, तो उसको क्लैरिफाई कि कौन से वर्ग हैं इस कैटेगरी में और उनको कितना प्रतिशत आरक्षण या सुविधा रियायतें दी जाएंगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ही संभव हो पाया था। इसी के साथ साथ सामाजिक आर्थिक में और बहुत सारी है, जैसे कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी काम किया गया था, या फिर गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं उनको किस तरीके से पहचाना जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा, ये निर्धारण भी न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों के आधार पर ही किया जाता है। उसके बाद लास्ट न्यायपालिका के मूल्यांकन में आता है राष्ट्रपति तथा राज्यपालों द्वारा क्षमा करने के अधिकार का प्रयोग कानून की सीमाओं के अंतर्गत होगा। हमारा जो राष्ट्रपति है उसको एक विशेष अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को वो क्षमा कर सकता है। इसके तहत 5 प्रकार के क्षमा दी गई थी, क्षमा, प्रतिहार और वो सारी। किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड है तो उसकी सजा कम कर सकता है या उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है, सजा का स्वरूप बदल सकता है, सजा की अवधि को कम कर सकता है। इसी तरह राज्यपाल के पास भी है, लेकिन राज्यपाल किसी के मृत्यु दंड को या किसी फांसी को डिले नहीं कर सकता। वो सिर्फ किसी के जुर्माने, आर्थिक हानि से संबंधित किसी का लघुकरण नहीं कर सकता सजा की। लेकिन राष्ट्रपति इन अपनी क्षमा करने की शक्ति का प्रयोग कानून के अंतर्गत रह के ही कर सकता है। वो जब भी इस शक्ति का प्रयोग करता है राष्ट्रपति, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। बगैर परामर्श लिए वो कोई भी निर्णय कभी भी नहीं देता है, चाहे कितनी एप्लीकेशन आए उसके पास सजा को माफ करने की, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की या दूसरी इस तरह की अवधारणाओं की। राष्ट्रपति इससे संबंधित निर्णय से पूर्व न्यायपालिका मतलब राष्ट्रपति हमेशा परामर्श लेता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और मुख्य न्यायाधीश जब परामर्श देता है तो 4-5 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करने के बाद ही राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो राष्ट्रपति ऐसे मुद्दों से संबंधित हमेशा न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, भारतीय न्याय प्रणाली का मूल्यांकन या भारतीय न्याय प्रणाली के कार्य, अवधारणा या फिर उसका एवोल्यूशन, मूल कि किस आधार पर संविधान के तहत भारत में न्यायपालिका का जो गठन हुआ है, वो न्यायपालिका वास्तविक रूप में हमारे संविधान की व्याख्या भी करती है, संविधान की रक्षा भी करती है, मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है और सामाजिक आर्थिक सत्र पर भी समानता स्थापित करती है, जिसके तहत बहुत सारे पॉइंट्स थे कि पिछड़े वर्गों के लिए काम करती है, जमींदारी प्रथा समाप्त की है, श्रमिकों के हित के लिए काम करती है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए, कर्मचारियों के हितों के लिए, स्त्रियों के हितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, और लास्ट में था राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो क्षमा करने का अधिकार है वो कानून की सीमाओं के अंतर्गत रह के ही
प्रयोग किया जा सकता है उस अधिकार को। तो यहाँ पर बेटा हमारी 4th